हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीषा मौर्य और आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में 3 बच्चों की छोटी सी स्टोरी दी हुई है। गुरप्रीत, माधव और टीना एक फार्मर को खेतों में काम करते हुए देखते हैं और फार्मर ने वीट की क्रॉप ग्रो की हुई है जिसमें वो मैन्योर यानी कि फर्टिलाइज़र ऐड करने जा रहा है। फार्मर बच्चों को ये भी बताता है कि ये जो वीट वो ग्रो करेगा वो मंडी में जाएगा, खेतों से निकल के मंडी में जाएगा और वहाँ से फिर फैक्ट्रीज़ में उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा ब्रेड और बिस्किट बनाकर। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से खेतों से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिन प्रोडक्ट्स को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आगे दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। पहली एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो नेचर से रिलेटेड होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलती है। जैसे हम सॉइल में एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ से हमें अनाज मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, वीट, राइस, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। हम फिशिंग करते हैं, जहाँ से हमें फ़िश मिलती है, वो नेचर से हमें मिलती है। ठीक है, इसमें गैदरिंग, जितनी भी चीज़ें हम नेचर से गैदर करते हैं वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी होता है जब हम फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे स्टील हमें मिलती है स्टील की खानों से, वहाँ से हम स्टील निकालते हैं, फिर हम उससे मैन्युफैक्चर करके स्टील के बर्तन और स्टील की और जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था, खेतों से वीट निकल कर कहाँ गया? मार्केट में गया, और मार्केट से कहाँ पे गया? फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में उनका यूज़ करके ब्रेड और बिस्किट्स बनाए गए। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से जो हमें मिलता है उसका हम सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लास्ट में आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या करता है? टर्सरी सेक्टर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। टर्सरी सेक्टर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने वीट वाला एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में चैप्टर के, उसी से समझते हैं। खेतों में वीट का प्रोडक्शन हुआ, वहाँ से वो फैक्ट्री में गया वीट, वहाँ पे उसका आटा बना, उसको पीसा गया और उस आटे से हमने क्या बनाए? ब्रेड बनाए। उस ब्रेड को पैक किया गया। अब कोई एक पैकेट ब्रेड तो बनाएगा नहीं, बहुत सारे पैकेट होंगे ब्रेड के। तो अब वो बहुत सारे ब्रेड के पैकेट्स को पैक करके कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे, व्हीकल का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू वो छोटे छोटे किराना शॉप्स तक वो ब्रेड के पैकेट्स को पहुंचाया जाएगा और फिर वहाँ से वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचेगा। ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ट्रेडिंग की एक्टिविटी, ये भी टर्सरी सेक्टर में आती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये भी टर्सरी सेक्टर में आता है। अब एडवर्टाइजमेंट टर्सरी सेक्टर में कैसे आएगा और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करेगा वो देखते हैं। कोई भी चीज़ फैक्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये नई चीज़ फैक्ट्री में बनाई गई है? तो ये फैक्ट्री के जो ओनर हैं वो इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराएंगे टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और रेडियो में, जहाँ से लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदने लगेंगे।
तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। अब हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी? पहली थी प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, और लास्ट आती है टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जो नेचर से हमें मिलता है वो सभी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमें मिलता है उसकी प्रोसेसिंग हम सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर करते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है लास्ट वाला टर्सरी सेक्टर। ठीक है, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। जैसे हम बहुत से लोग पशु पालन करते हैं, भेड़ों को, बकरियों को पालते हैं। तो रेयरिंग का मतलब होता है पालना। और वो क्यों पालते हैं? गाय, भैंस, बकरियों को क्यों पालते हैं? ताकि उनसे जो मिल्क मिलेगा, मिल्क को बेचकर वो अपना जीवन यापन करें, मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचकर वो अपना गुजारा करें। तो इसीलिए वो जानवरों को पालते हैं, पशु पालन करते हैं। तो ये भी किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है। अब इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब इसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में 50% लोग हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और 2/3 इंडियन पॉपुलेशन है जो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। मतलब जो अभी भी क्या करती है? एग्रीकल्चर करती है, एग्रीकल्चर करके अपना जीवन यापन करती है। आगे दिया हुआ है फेवरेबल। अब क्यों ऐसा करते हैं? जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल की टोपोग्राफी है और क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। ठीक है, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल और क्लाइमेट ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सूटेबल है, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। द लैंड, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। ठीक है, जहाँ पर खेती की जा सकती है, जिस लैंड पर खेती की जा सकती है उस लैंड को बोलते हैं एरेबल लैंड। इन द मैप यू कैन सी दैट agricultural activity is concentrated in those areas of the world where suitable factors for the growing of crop exist। अब यहाँ पे नीचे एक वर्ल्ड मैप दे रखा है, और इस वर्ल्ड मैप में बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में कितना एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। अब ये जो डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया दे रखा है, ये जैसे अफ्रीका में ये वाला एरिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ये, अमेरिका मैंने अफ्रीका बोल दिया था, अमेरिका में ये, अफ्रीका में जितना डार्क वाला पोर्शन है ना, यूरोप में ये, इंडिया में ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो डार्क में एशिया में ये, तो ये सभी वो एरिया है जहाँ की टोपोग्राफी, सॉइल टोपोग्राफी और क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। तो इन जगहों पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बॉक्स में से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्री प्लस कल्चर, दोनों मिलकर बना एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब दे रखा है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज फार्मिंग। ठीक है, कल्टिवेशन करने का जो आर्ट है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर दे रखा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सैरी से समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है? ये सिल्क से रिलेटेड है। सिल्क का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है। इट में सप्लीमेंट द
इनकम ऑफ फार्मर। ठीक है, ये भी एक तरीके की फार्मर की इनकम में काउंट होती है सेरीकल्चर। सेरी प्लस कल्चर, अर्थवॉर्म की रेयरिंग करना, और इन अर्थवॉर्म से ही हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, आगे दे रखा है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की ब्रीडिंग को इंक्रीज करना, फिश को पालना एक तरीके से, रेयरिंग ऑफ फिश, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पिसीकल्चर में। फिर आता है विटीकल्चर। विटी का मतलब होता है ग्रेप्स, विटी का मतलब होता है ग्रेप्स, और कल्चर का मतलब ग्रो करना, कल्टीवेट करना, तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स क्या कहलाता है, विटीकल्चर। फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, हॉर्टी जो वर्ड है वो रिलेट करता है वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट से। तो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो करना फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ का मतलब समझ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कमर्शियल का मतलब है बेचने के उद्देश्य से। किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को हम उगा रहे हैं, किस लिए, उसको बेचने के लिए, उसकी ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये आता है कमर्शियल यूज़। जो यहाँ पे वर्ड लिखा है इसका मतलब है अगर हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि उसको ग्रो करेंगे, बेचेंगे और उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, आई होप ये टेबल सबको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, आगे इसमें दे रखा है फार्मिंग सिस्टम। अब फार्मिंग करने की, फार्म सिस्टम है, मतलब क्या क्या सिस्टम होते हैं फार्मिंग करने के। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एंड। अब इसमें दे रखा है कि जो फार्मिंग का सिस्टम है वो क्या है। हम इनपुट लगाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, इनपुट लगाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे सीड्स है, केमिकल्स है, और ट्रैक्टर जो मशीनरी में आता है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को सो करते हैं। जैसे सॉइल को प्लोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, उस पर जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है उसको स्प्रे किया जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, फाइनल आउटपुट मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। तो क्या होता है, इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर वहाँ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ठीक है, उसी के जैसे ये सारे हमारे इनपुट होते हैं, मशीनरी, सीड्स, केमिकल, उसी तरीके से ह्यूमन भी एक इनपुट है, क्योंकि ह्यूमन के बिना फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। जितनी भी एक्टिविटी जो हो रही है वो कर कौन रहा है, वो ह्यूमन कर रहा है। तो ह्यूमन भी क्या है, एक इनपुट है, जिसको हम ह्यूमन इनपुट बोलते हैं। फिजिकल इनपुट्स में क्या क्या आएगा, जैसे सनशाइन, सूरज के बिना कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। टेम्परेचर अगर अच्छा नहीं होगा तो भी कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, सॉइल, रेनफॉल, स्लोप, ये सब क्या है, फिजिकल इनपुट हैं। ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल इनपुट हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल इनपुट्स क्या हैं, तो आप बताओगे रेनफॉल, सॉइल, स्लोप, सनशाइन, टेम्परेचर। ह्यूमन इनपुट में ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे और क्या क्या इनपुट आ सकते हैं, जैसे स्टोरेज, कोई भी चीज़ ग्रो की तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, लेबर, मशीनरी, केमिकल, ये तो हमने यहाँ पे भी देख लिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनपुट में है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनपुट होते क्या हैं और इनपुट के टाइप्स क्या क्या हैं, ह्यूमन इनपुट क्या होते हैं और फिजिकल इनपुट क्या होते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ पे हम फार्मिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है, किस तरीके से फार्मिंग की जाती है। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब जो फार्मिंग जो की जाती है वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ में, वो डिपेंड करती है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, कौन सा प्रोडक्ट ग्रो किया जा रहा है, कितने लेबर हैं, लेबर कम है तो किस तरीके से फार्मिंग की जाएगी, लेबर ज़्यादा है तो किस तरीके से फार्मिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांस है या नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पर फार्मिंग को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है।
एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसको आगे रीड करेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जब कोई फार्मर सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली की ज़रूरत के अकॉर्डिंग फार्मिंग करता है, तो उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और फिर दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ ग्रो करना जिसको बाजार में बेचकर, मतलब उसकी ट्रेडिंग करके वहाँ से प्रॉफिट लेना। ठीक है, तो ये आता है कमर्शियल फार्मिंग में, यानी कि व्यापार करना। ठीक है, तो अब आगे इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मैंने आपको पहले ही बताया कि फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत के अकॉर्डिंग फार्मिंग करता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, और इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो लेवल की होती है, और जो लेबर्स भी होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, घर के जो लोग होते हैं वही मिलकर इस फार्मिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन की जाती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर। क्या होता है ये देखते हैं। इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल plot of land using simple tools and more labors. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permits growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops including wheat, maize, pulses, oilseeds. Intensive subsistence farming is prevalent in thickly populated area of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. अब subsistence farming में दिया क्या था वो समझते हैं। एक छोटे से लैंड के प्लॉट में, मतलब छोटे से लैंड एरिया में, छोटे से लैंड में सिंपल टूल्स का यूज़ करके और लेबर का ज़्यादा यूज़ करके एक ही लैंड में पूरे साल में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना। पहले जैसे उसमें राइस ग्रो कर ली, और फिर अदर क्रॉप्स क्या क्या ग्रो की जा सकती हैं, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। मतलब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना, ये कहलाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है, मॉनसून रीजन, जहाँ जहाँ पे मॉनसून, जो हमारा मॉनसून रीजन होता है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। ठीक है, आगे दे रखा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इंक्लूडिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ना, ये क्या है, ये भी दो तरीके की होती है। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जैसे नाम दे रखा है शिफ्टिंग, तो नाम से समझ में आ रहा है कि शिफ्ट किया जा रहा है कुछ। मतलब ये जो फार्मिंग है, जो कल्टीवेशन है, ये एक लैंड पर, एक जगह पर फिक्स होकर नहीं किया जाता। मान लो आज इस लैंड पे फार्मिंग की गई, कुछ टाइम तक इसमें फार्मिंग की गई, ग्रो किया गया, और जब उस फसल को, वो जो क्रॉप ग्रो हो गई, उसको काटा गया और फिर यहाँ से उठकर किसी और लैंड पे चले गए, वहाँ पे ग्रो किया, और यहाँ पे क्या किया, इस लैंड को छोड़ दिया ताकि जो इसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस से आ जाए। फिर और इसमें क्या करते हैं, जब फसलों को काट लेते हैं तो जो नीचे का जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसमें आग लगा दी जाती है, ताकि कुछ टाइम के बाद ये जो लैंड है ये वापस से क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से शिफ्ट किया जाता है। मतलब एक लैंड को कुछ टाइम तक यूज़ करके उस पर एग्रीकल्चर करके शिफ्ट होते जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, वेट, यहाँ पे दे रखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं वहाँ पर इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका, यहाँ पे दे रखा है ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर घने जंगल, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वहीं पे घने जंगल होते हैं। एंड क्विकली रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, वेजिटेशन जल्दी जल्दी ग्रो होगी। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लीन्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम, मतलब एक जंगल के छोटे से एरिया को, वहाँ से ट्रीज को कट किया जाता है, उसे बर्न किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, द एश, मतलब जो जलाने के बाद जो राख बचती है उसको मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ। एंड क्रॉप लाइक मेज, yams, potatoes are grown. After the soil loses its fertility, तब तक उसमें उस लैंड पर कल्टीवेशन किया जाता है जब तक वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज ना कर दे, और जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देता है तब वहाँ से शिफ्ट करके किसी और लैंड के साथ सेम प्रोसेस किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, बर्न किया जाता है, और जो राख निकलती है उसको सॉइल के साथ मिक्स करके उसमें क्रॉप ग्रो की जाती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, याद रखना कि इस नाम को भी, क्योंकि एग्जाम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह पे हो सकता है ये नाम लिखा हो, तो पता होना चाहिए कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, आगे दे रखा है नोमैडिक कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। अब ये क्या होता है, इज ए प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड और एरिड एरिया ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर fodder and water along defined routes. This type of movement raised in spontaneous response to climatic constraints and terrains. Sheep, camels, और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, इसमें जो सेमी एरिड एरिया होते हैं या जो एरिड एरिया होते हैं, जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे इंडिया का राजस्थान, जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो यहाँ पे जो हर्डर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को साथ लेके शिफ्ट करते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं खाने और पानी की तलाश में, एक डिफाइंड रूट में। फिक्स्ड रूट होता है, डिफाइंड रूट होता है जिसमें वो जिस रूट पे वो मूव करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से एनिमल होते हैं इनके पास, शिप्स, कैमल्स या गॉट आर मोस्ट कॉमनली रेयर। ये जो एनिमल्स हैं ये कॉमनली रेयर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। दे प्रोवाइड मीट, मिल्क, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। अब इन जानवरों को क्यों पाला जाता है, क्योंकि इन्हीं जानवरों से उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, वूल और अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होता है नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in the market. Commercial का मतलब ही होता है ट्रेडिंग करने के लिए, सेल, मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। The area cultivated and the amount of capital used in large, most of the work is done by machines. ज़्यादातर वर्क जो होता है इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, कमर्शियल फार्मिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है, मतलब पैसा ज़्यादा लगता है,
और मशीन्स का यूज़ होता है। ज़्यादातर जो काम होता है वो किससे होता है, मशीन्स के थ्रू होता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे एक ही तरीके की क्रॉप बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो करना। जैसे असम में टी का प्लांटेशन होता है, ठीक है, रबर का प्लांटेशन होता है, तो कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है। इस तरीके की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं प्लांटेशन। मिक्स्ड में एक ही लैंड में कई सारी क्रॉप्स को ग्रो करना, ये मिक्स फार्मिंग में आ जाएगा। ग्रेन्स मतलब अनाज उगाना और उन्हें बेच देना मार्केट में और वहाँ से प्रॉफिट